पिछली वीडियो में हम लोग विज्ञान की श्रृंखला के 10 क्वेश्चनों को देख चुके थे। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो की तरह हम आपको इस बार भी बता दें कि एक वीडियो में जो एक प्रश्न है वो मात्र एक प्रश्न नहीं है, उसके सारे विकल्प जो हैं उन सारे विकल्पों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है। पृथक्करण की कई विधियां होती हैं, उन सारी विधियों में से यहाँ 4 विधियां दी गई हैं: बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण, फटककर और चालकर। इन चारों विधियों में से कौन सी विधि द्वारा बालू और लोहे की छीलन को हम अलग करेंगे? तो इस दोनों को हम किस तरह से अलग करेंगे? चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। मान लीजिए बालू और चुंबक का एक मिश्रण है, तो उसमें से आप बीनकर भी अलग कर सकते हैं। फटककर तो अलग हो ही नहीं सकता, चालकर अलग किया जा सकता है। लेकिन इन चारों विधियों में से सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हम क्या करें, बालू और लोहे की छीलन है, इन छीलन के ऊपर आराम से क्या करें, एक धीरे से एक चुंबक को इस तरह से एक ऊपर से ले जाएं, तो क्या होगा, उसमें जो लोहे की छीलन है वो चुंबक में चिपक कर आ जाएगी, बालू नीचे रह जाएगी। इस तरह से क्या करेंगे, हम बालू और लोहे की छीलन से चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, चुंबक के द्वारा पृथक्करण क्या कहलाता है? चुंबकीय पृथक्करण कहलाता है। तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा हम क्या करेंगे, बालू और लोहे की छीलन से लोहे की छीलन को अलग कर देंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? यहाँ नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? पहला ऑप्शन है, पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है। दूसरा ऑप्शन है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है, नया पदार्थ बन जाता है और कोई पदार्थ नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए, भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ का रूप बदल सकता है, आकृति बदल सकती है, लेकिन उसके गुणों में कोई अंतर नहीं आता, उसके अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे मान लीजिए बर्फ है, ठीक है, बर्फ को आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा। और पानी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? जल वाष्प बन जाएगा। अब इसको उल्टा कर दीजिए, जल वाष्प को अगर ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो इस तरह के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। बर्फ का फार्मूला भी H2O, पानी का फार्मूला भी H2O रहेगा, और जल वाष्प इसका फार्मूला भी H2O रहेगा। कोई नया पदार्थ नहीं बना। भौतिक परिवर्तन की एक पहचान और भी होती है, परिवर्तन का कारण अगर आप हटा लेंगे तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जैसे यहाँ पानी था, बर्फ था, बर्फ पानी क्यों बन रहा था? क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे थे। पानी जलवाष्प क्यों बन रहा था? क्योंकि हम इसको गर्म कर रहे थे। गर्म करने की वजह से ही तो ये परिवर्तन हो रहे थे। अगर हम इसको गर्म करना बंद कर दें, पानी को गर्म करना बंद कर दें, तो जलवाष्प क्या हो जाएगी? ठंडी, और ठंडी होकर क्या बनाएगी? पानी। पानी को हम गर्म करना बंद कर दें तो फिर से पानी ठंडा होकर क्या बनाएगा? बर्फ। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, और अगर परिवर्तन का कारण आप हटा लेते हैं तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर लेगा। इस तरह से पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ये गलत। पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी गलत। नया पदार्थ बनता है, ये भी गलत। कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये सही है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इस तरह से देखिए, हमने इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताया और भौतिक परिवर्तन क्या होता है ये भी आपको समझा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? अब पहले प्रत्यावर्तित परिवर्तन को समझिए। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब है कि परिवर्तन का कारण अगर हटा दें। प्रत्यावर्तित का मतलब है कि अगर इधर से इधर जाए तो कंडीशन अगर विपरीत हो जाए तो इधर से इधर भी वापस आ जाए। मतलब परिवर्तन का कारण अगर हट जाए तो पूर्व अवस्था में ही आ जाए। ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि यहाँ भी वो ये पूछ रहा है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन का नाम ही बदल दिया उसने और उसको कह दिया प्रत्यावर्तित परिवर्तन। प्रत्यावर्तित का मतलब है कि परिवर्तन का कारण अगर हट जाए
तो परिवर्तन पूर्व अवस्था को प्राप्त कर ले। और यही परिभाषा हमने क्या बताई थी, भौतिक परिवर्तन में बताई थी। आइए देखते हैं, दूध का फट जाना क्या प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? प्रत्यावर्तित परिवर्तन का मतलब कि दूध फट गया है तो क्या अब फटे हुए दूध को पुनः दूध में लाया जा सकता है? नहीं ला सकते। मोम का पिघलना, मोम का, इसको बाद में देखेंगे, पहले इधर देखिए, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती अगर जल गई सारा मोम उड़ जाएगा, क्या उस मोम को आप पुनः वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। सब्जी का पकना, अगर एक बार सब्जी पक गई तो क्या फिर उसको कच्चा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, मोम का पिघलना। अब कैसे सही है इसको देखें। मोम एक बार पिघल गया, मोम कैसा है, ठोस है, और पिघलने के बाद वो क्या बनेगा, द्रव बनेगा। और अगर द्रव को ठंडा कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वो ऐसे परिवर्तन क्या होंगे, ये मोम का पिघलना क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा। और भौतिक परिवर्तन ही क्या होते हैं, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं। देखिए, मोम पिघलेगा तो द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा करेंगे फिर से मोम बन जाएगा, तो ये परिवर्तन क्या कहलाएगा, प्रत्यावर्तित परिवर्तन कहलाएगा। देखिए, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना दोनों अलग अलग बातें हैं। मोम अगर पिघलेगा तो द्रव बनेगा, उड़ेगा नहीं, लेकिन मोमबत्ती जलेगी तो मोम उड़ जाएगा, मोम नहीं मिलेगा आपको। यहाँ मोम जब पिघलेगा तो आपको बाद में मोम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना कैसा परिवर्तन है? ज्वालामुखी का फूटना, पहला ऑप्शन है मंद परिवर्तन, अनुकूल परिवर्तन, प्रत्यावर्तित परिवर्तन, अनियमित परिवर्तन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मंद परिवर्तन क्या होता है। मंद परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो बहुत धीरे धीरे होता है। अनुकूल परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो हमारे लिए अनुकूल हो, हमारे लिए अच्छा हो। प्रत्यावर्तित परिवर्तन के बारे में अभी आपने ऊपर देखा है, भौतिक परिवर्तन ही क्या होता है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन होता है। तो मंद परिवर्तन जैसे दूध से दही का बनना, काफ़ी समय लगेगा, शाम को रखेंगे आप, सुबह दूध से दही बन पाएगा। अनुकूल परिवर्तन जो हमारे लिए अच्छा हो, दूध से दही का बनना हमारे लिए अच्छा है। मंद परिवर्तन भी है और अनुकूल परिवर्तन भी है। प्रत्यावर्तित परिवर्तन का उदाहरण आप ऊपर ही देख चुके हैं। तो ज्वालामुखी का फूटना, अभी एक परिवर्तन बचा है अनियमित परिवर्तन। अनियमित परिवर्तन क्या होता है? अनियमित परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन परिवर्तनों का होना या न होना नियमित नहीं होता है, वो कभी भी हो सकते हैं। कुछ नियमित परिवर्तन होते हैं, कुछ अनियमित परिवर्तन होते हैं। नियमित परिवर्तन कौन से होते हैं? जिनका नियम से होना निश्चित होता है, अपने एक निश्चित समय के बाद उनका होना निश्चित होता है। जैसे दिन के बाद रात का होना, ये कैसा परिवर्तन है? नियमित परिवर्तन है। सूर्य का निकलना, चंद्रमा का निकलना, वो सब अपने समय पर और नियत समय के बाद पुनः रिपीट होते हैं। तो ऐसे परिवर्तन नियमित परिवर्तन। और अनियमित परिवर्तन का मतलब है जिसका होना और ना होना निश्चित ही ना हो। तो ज्वालामुखी कब फटेगा कब नहीं फटेगा वो कोई नहीं बता सकता। तो ये कैसा परिवर्तन है? अनियमित परिवर्तन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ऊन प्राप्त नहीं होती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ऊन प्राप्त नहीं होती है। जल्दबाजी में रहेंगे आप तो आप ऐसे पढ़ेंगे इसको, ऊन प्राप्त नहीं को छोड़ देंगे, ऊन प्राप्त होती है। लेकिन पहले हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऊन प्राप्त नहीं होती है। यहाँ कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, उन जानवरों में से कौन सा जानवर है जिससे ऊन प्राप्त नहीं होती है? तो पहला है भेड़ के बाल से, ऊंट के बाल से, याक के बाल से और लंगूर के बाल से। तो भेड़ के बाल से ऊन प्राप्त होती है, ऊंट के बाल से भी ऊन प्राप्त होती है, याक के बाल से भी प्राप्त होती है। ठंडे प्रदेशों में, लद्दाख वगैरह में याक के बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहाँ याक के बाल से ऊन प्राप्त की जाती है। तो यहाँ बचा आपका लंगूर, तो लंगूर के बाल से हमको ऊन प्राप्त नहीं होती है। कृत्रिम रेशा है, तो पहले हम क्या जाने, रेशा क्या होता है। रेशा क्या होता है? हमारा वस्त्र जो होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं वो धागे से मिलके बने होते हैं, और धागा क्या होता है? रेशों से मिलके बना होता है। रेशा दो प्रकार के होते हैं, जंतु रेशे और पादप रेशे। तो ये तो होते हैं प्राकृतिक रेशे, जंतु रेशे और पादप रेशे। ये दोनों रेशे कैसे होते हैं? प्राकृतिक रेशे होते हैं। और इनके अलावा कुछ कृत्रिम तरीके से रेशे बनाए जाते हैं,
वो कृत्रिम तरीके से जो रेशा है वो कौन सा है ये बताना है। तो रुई, रुई आपको उसके कपास के पेड़ से प्राप्त होती है, तो ये पादप रेशा हो गया। पादप रेशा का मतलब है ऐसा रेशा जो हमको पौधों से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता हो। तो रुई कपास के पेड़ से प्राप्त होती है, ये पादप रेशा है यानी कि प्राकृतिक रेशा है। जूट, जूट कैसे प्राप्त होती है? आप जानते हैं जूट भी क्या है, एक पादप रेशा है, पटसन से प्राप्त होती है। नायलॉन, इसके बारे में, ये क्या है आपका प्राकृतिक रेशा है। ये क्वेश्चन का आंसर है। नायलॉन कैसा है, सॉरी प्राकृतिक नहीं, नायलॉन कैसा है, कृत्रिम रेशा है। फ्लैक्स, ये अलसी के पौधे से प्राप्त होती है। अलसी, पटसन और ये रुई कपास, ये सब कैसे हो गए, ये आपके 3 नंबर ए, बी और डी, ये कैसे हैं, पादप रेशे हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। तो नायलॉन जो बचा, नायलॉन आपका कैसा रेशा है, कृत्रिम रेशा है। आगे देखिए, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। कपास द्वारा इनमें से कौन कौन सी चीज बनती है वो देखिए। तो कपास द्वारा डलिया, रस्सी, बोरा, ये चीजें नहीं बनती हैं, ये बनती हैं जूट से। रस्सी, बोरा, डलिया, ये सब जूट से बनता है। और तो कपास से कौन बनेगा, कागज। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बंधाई कहलाती है। बंधाई का मतलब, आपने घरों में अपने मम्मी को, चाचा चाची को स्वेटर बुनते देखा होगा, जो सिलाई से स्वेटर बनते हैं, हाथ का बना हुआ जो स्वेटर हम पहनते हैं, वो उसको क्या कहते हैं, बुनाई बोलते हैं गांव में, लेकिन उसको आखिर दरअसल क्या बोलते हैं, बंधाई बोलते हैं। क्योंकि वो उसमें सिंगल धागा होता है, एक धागा होता है, ऊन का एक धागा होगा, उसी से पूरा स्वेटर बनाया जाएगा, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बंधाई कहा जाता है। अब बुनाई क्या होती है, बुनाई में क्या होता है, इससे सिंगल धागे से जो काम होगा उसको कहेंगे बंधाई। अगर धागा डबल हो जाएगा और दोनों धागों को फंसा फंसा के कोई अगर वस्त्र बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बुनाई। हम उल्टा बोलते हैं, इस बंधाई को ही क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। कताई क्या होती है, कताई जो रेशा प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है, रेशा से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई कहलाती है। जैसे रुई है, रुई यानी कि कपास से प्राप्त होती है रुई, उसको अगर खींचते जाएं और ऐंठते जाएं, खींचते जाएं, ऐंठते जाएं, खींचते जाएं और ऐंठते जाएं, तो एक धागे की संरचना बन जाएगी और ये धागा जो होगा रुई की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होगा। तो इस प्रक्रिया को यानी कि ऐंठते जाएं, खींचते जाएं, ऐंठते जाएं, खींचते जाएं और एक धागा बना दें हम, तो उसको क्या कहते हैं, हम कताई कहते हैं। रेटिंग क्या होता है, पटुआ यानी कि पटसन, पटसन का जो पेड़ होता है, पटसन के पेड़ से क्या होते हैं, जो उस पेड़ को क्या कहता है, पहले काटा जाता है, काट कर उसकी बंडल बांध के पानी में डाल दिया जाता है। पानी में डालने के बाद उसका जो मुलायम भाग होता है, तना, वो सड़ जाता है और उसमें रेशे आपको स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, रेटिंग कहलाती है, यानी कि उससे रेशे निकालने की क्रिया, रेशे निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, रेटिंग। और रेशे से धागा बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, कताई। और अगर उन दो धागों को मिलाकर अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो उसको कहेंगे बुनाई। और अगर सिंगल धागा से कोई चीज़ बनाई जा रही है तो क्या कहेंगे, उसको बंधाई। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कोशिकीय जीव है। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका पाई जाती हो, तो एक कोशिकीय जीव आपका है यूग्लिना। ये केचुआ, मनुष्य, छिपकली, ये सब बहुकोशिकीय जीव में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड पाई जाती है, मेरुदंड का मतलब है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी किसमें पाई जाती है, तो रीढ़ की हड्डी आपकी मेरुदंड पाई जाती है मछली में। मेरुदंड कहाँ पाई जाती है, मछली में। केचुआ, जोंक, तिलचट्टा, इनमें रीढ़ की हड्डी का अभाव होता है और मछली में क्या होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। और जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुकी जीव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, अपुष्पी पौधा है। अपुष्पी पौधा क्या होते हैं, अपुष्पी पौधा ऐसे पौधा होते हैं, अपुष्पी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प ही नहीं पाया जाएगा। पुष्प नहीं पाया जाएगा तो इसमें क्या होगा, फल भी नहीं आएगा। इनमें जड़, तना
और पत्ती का भी अभाव होता है, जड़, तना और पत्ती भी नहीं होगी। पहचान देख लीजिए, अपुष्पी पौधों में जड़, तना, पत्ती नहीं होगी। अपुष्प मतलब पुष्प रहित, जब पुष्प नहीं होगा तो उसमें फल भी नहीं आएगा। आम आप खाते हैं, आम का फल आप खाते हैं, जामुन खाते हैं, केला खाते हैं। ये फर्न का पौधा ऐसा है जो अपुष्पी पौधा है, इस पर पुष्प नहीं आता और इसका कोई फल नहीं होता, जड़, तना और पत्ती भी नहीं होती है। तो इस श्रृंखला में हम आज 11 क्वेश्चन देख चुके हैं। ऐसे ही 10-10, 11-11 क्वेश्चन करके हम विज्ञान को ख़त्म करेंगे और 7 से 8 वीडियो में हम पूरे विज्ञान को ख़त्म कर देंगे। ज़्यादा होगा तो 10 से 15 वीडियो बनेगी, पूरा विज्ञान ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।